देख रहे हैं जेकेएलएस प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन का आज तीसरा और आखिरी दिन था। घाटी में इस तरह का सफल आयोजन कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, ये सभी को मालूम है। इसलिए सुरक्षा के चाकू चौबंद इंतजाम थे, जिस पर कई तरफ से सवाल भी उठे। सरहद पार से आतंकी साजिश और प्रोग्राम को डिरेल करने के नापाक इरादे फ्लॉप भी साबित हुए। श्रीनगर में इस G20 शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अहम मकसद पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देना रहा। बैठक में इको टूरिज्म समेत कई मुद्दों पर प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और उनकी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा हुई। न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि 17 देशों के इन प्रतिनिधियों के जन्नत के दौरे को खुशगवार भी बनाया गया। श्रीनगर में होने वाली इस बैठक की चर्चा भी इसलिए हो रही है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद यहां पहली बार कोई बड़ा सफल आयोजन हुआ, जिसे एक बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या G20 समिट भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक जीत है? तो इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जहां जानिब से प्रतिक्रियाएं भी आई और ये उम्मीदें औद्योगिक क्षेत्रों ने लगाए हुए हैं कि इस समिट से कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। अगर टूरिज्म की बात करें तो उसे भी एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की। हमारे साथ कई खास पैनल में लोग मौजूद रहेंगे। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत से पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया और वेलकम। इसके अलावा अजय भारती साहब हैं जो कि एक्स एमएलसी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा साहब हैं जो कि अक्सर हमारे डिबेट का हिस्सा होते हैं। कई बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं और कई अहम सवाल भी वो केंद्र सरकार से पूछते हुए दिखाई देते हैं। आपका भी स्वागत वेलकम करते हैं। इसके अलावा इरफान हफीज लोन साहब अपनी बातों के लिए और अपने स्टैंड के लिए और अपनी कही हुई बातें के लिए जाने जाते हैं। इरफान हफीज लोन साहब आपका शुक्रिया, आप लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन करते हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि जो सवाल है वो लगातार कहीं ना कहीं बना हुआ है और ये कई लोगों की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि इतना बड़ा इवेंट का सफल आयोजन होना अपने आप में आर्थिक जीत भी है और इसे कूटनीतिक जीत भारत के लिए के तौर पर भी देखा जा सकता है। फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर त्रिगुनाथ जी मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगी कि आप इस सफल आयोजन को किस तरह से देखते हैं और क्या यह माना जाए कि यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है एक? सर देखिए सना जी, ये भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ में भारत ने ये दुनिया को बता दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके बारे में कोई भी मुल्क अगर अपनी तरफ से कुछ भी कहता है, जैसे चीन ने कहा या पाकिस्तान ने काफी पैरवी की, तो इस सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसी तरह पीछे भी लद्दाख में भी मीटिंग्स हुई थी। तो इससे मेरा मानना यह है कि भारत ने G20 की जो इस वक्त पूरी अध्यक्षता कर रहा है उसमें पूरे भारत को बड़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया है। लेकिन श्रीनगर चूंकि टूरिज्म के लिए माना जाता है और अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म भी वहां काफी फैला हुआ था, उस सबसे आज ये बताने की चेष्टा की गई कि श्रीनगर पूरी तरह खुला हुआ है, लोग और कश्मीर पूरा वहां पर तैयार है आपको वेलकम करने के लिए। टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म के लिए, फिल्मों को करने के लिए वहां पर काफी लोगों के लिए सुविधाएं बन रही है, ओपन है। मतलब मैसेज ये कन्वे किया गया दो तरह का। एक तो ये कि भारत में आप कश्मीर में पूरी तरह आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पे कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए, वहाँ के टूरिज्म के लिए एक बड़ा उसमें वो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा इस चीज से और जो कश्मीरी लोगों को भी लगेगा कि हाँ हमारा कुछ इसमें हो रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीधा मैसेज चला गया कि भारत इसके बारे में किसी की क्या नहीं सुनेगा। ठीक है, तो जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका है पूरे विश्व को कश्मीर को लेकर। और चूंकि हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब हैं। इरफान हफीज लोन साहब, इसे एक आर्थिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, डिप्लोमेटिक विन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इस G20 समिट के इख्तिताम के बाद क्या बदलेगा जम्मू कश्मीर में?
देखिए सना जी, हम वी होप फॉर द बेस्ट। हमने इससे पहले भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड रहे जी। और एक प्लेटफॉर्म था जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड, टूरिज्म को बूस्ट करने के रिलेटेड, तो हमें इसे उसी तक महदूद रखना चाहिए। अब जब आप इसे राजनीतिकरण कर रहे हैं कि भाई G20 हुआ तो इससे एक मैसेज चली गई कि ये भारत का अटूट अंग है, क्या इससे पहले आप ये मानते थे ये अटूट अंग नहीं है तो G20 होने से ये कश्मीर सुलझ गया, कश्मीर मसला हल हो गया और इससे ये हो गया कि भाई ये भारत का अटूट अंग है? मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे कि G20 जो हुआ, इससे पहले भी मैंने आपके माध्यम से बात रखी, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहां पर आपने देखा होगा जी। कि G20 की हवाले से काफी लोग, निर्दोष लोग जिनका माजी में कोई रहा है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन आज शांति की जिंदगी जी रहे थे, उनको जेलों में रखा गया, बंद रखा गया। और एक लोकतंत्र में ये कभी संभव नहीं है, ये ब्रेजन वायलेशन है, उल्लंघन है फंडामेंटल राइट्स की कि आप लोगों को बुलाए और जेलों में डालिए। अगर आप कश्मीरियों की बात करते तो सबसे पहले कश्मीरियों को दिल जीतना, उनके विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये यूरोपियन यूनियन को आप लाते हैं, देखिए कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। आप G20 को कहते कि हमने इसलिए किया कि ये भारत का अटूट अंग है, तो मुझे लगता है वो बैकफायर हो रहा है ये आप जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा 370 लेने के बाद आपको मालूम होगा कि मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपको मालूम होगा कि कहीं डिकेड्स के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर पे चर्चा की, कश्मीर पे संयुक्त राष्ट्र में, चलिए उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे जैसे जो पीस लविंग सिटीजन जो संविधान पे यकीन रखते हैं, हम संविधान के दायरे में हाल मानते हैं, लेकिन इस बात को हमें मानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई। और उसके साथ साथ भूटान देखिए उन्होंने क्या रवैया दिखाया, नेपाल के साथ हमारे हालात आज ठीक नहीं है, हमारे बांग्लादेश के साथ हालात ठीक नहीं है, हमारे चाइना के साथ हालात ठीक नहीं है। तो आप किस आधार पे कहते हैं कि अगर ये टूरिज्म के लिए एक बूस्ट के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है तो सिर्फ वहीं तक इसे महदूद रखा जाए, इसको आगे और ना बढ़ाया जाए? और जिस तरह से अभी कश्मीर एक अभिन्न अटूट अंग के तौर पर बात अनिल त्रिगुनायत जी ने कही, उससे कहीं ना कहीं असहमत नजर आए। रविंद्र शर्मा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र जी, आप इस बैठक के कामयाबी या सफल आयोजन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उम्मीदें तमाम लोगों की वाबस्ता है कि आने वाले दिनों में पर्यटन को एक नया बूस्ट मिलेगा इस समिट के इख्तिताम के बाद ही। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो पर्यटन क्षेत्र के हवाले से बदलेगी? क्या मिलेगा, क्या बदला है इस समिट से? कांग्रेस क्या राय रखती है और क्या बदलेगा आने वाले भविष्य में इस समिट के बाद? देखिए, हमारी राय तो यह है कि ये भारत के गौरव की बात थी, उसको तो आपने कहा कि अच्छी तरह से इवेंट होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो है वो ठीक मैसेज जो है वो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर आज से नहीं, 26 अक्टूबर 1947 से हिंदुस्तान का अटूट अंग है और सिर्फ अनफिनिश्ड एजेंडा जो है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है जी, उसको जो है पाकिस्तान के से हासिल करना है, वही एक इशू है। बाकी हम समझते, बाकी हमारे शहरी है, इसलिए हमको क्यों, पर्यटन तो ठीक है, आर्थिक अगर बढ़ोतरी होगी तो वो लोगों का फायदा होगा, बहुत अच्छी बात है। कश्मीर और लद्दाख का शोकेस किया गया, वहां पे टूरिज्म का बढ़ावा मिले, वो तो आने वाले वक्त बताएंगे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से काफी रिस्ट्रिक्शंस चल रही है, मेरे ख्याल से जो टूरिस्ट आने वाले थे वो भी रुके, लेकिन थोड़ा जम्मू में मलाल है कि जम्मू को इग्नोर किया गया। हालांकि ये सिर्फ एक वाइड मीटिंग नहीं है, G20 की करीब 100 मीटिंग जो है यहाँ पे होने वाली है और ये उसका हिस्सा है।
और इसलिए टूरिज्म के लिहाज से तो इसको प्रमोट किया गया, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। दैट इज सेटल्ड वंस फॉर ऑल। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी को दिखाने के सर्टिफिकेट की जरूरत होनी चाहिए, ना मैं समझता हूं इसको साथ जोड़नी चाहिए। जब ये बात आप उठाते हैं तो फिर कई लोग जो है, कई मुल्क हमारे पड़ोसी जो उनको मौका मिलता है वो इस तरह की बातें करें, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कोई जम्मू कश्मीर के हमारे आंतरिक मामले में दखल दें। हमारा अगर कोई आंतरिक मामला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, कोई संविधानिक स्टेटस पे कोई इख्तियारात या उसकी बात है, वो हमारा आंतरिक मामला है। इसलिए हम किसी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी 2019 के बाद हमने ये भी देखा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को वहां जाने नहीं दिया गया एयरपोर्ट के बाद, और यूरोपियन डेलीगेशन को बुला करके दिखाया गया। हम क्यों दुनिया को कहते हैं कि हमने जो किया उसमें आप कहो कि हमने ठीक किया? हमें तो मलाल है कि हमारा स्टेटहुड खत्म किया गया। हमें मलाल है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव, असेंबली के चुनाव नहीं आप कर रहे वो, लेकिन वो हमारा अपनी गवर्नमेंट के साथ है। उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का नाम। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गवर्नमेंट के साथ नाराजगी है और जो बातें गवर्नमेंट के साथ है वो गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने उठाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है तो उसका शानदार स्वागत भी होगा। अजय भारती साहब, सफल आयोजन पर, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है, केंद्र सरकार की तरफ से ये आयोजन कराया गया, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर ये सफल आयोजन रहा। जम्मू कश्मीर में अपने आप में इस तरह का आयोजन कराना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार थ्रेट दिया गया और चीन भी कहीं ना कहीं हिचकिचाते हुए देखा। ऐसे भी अब ये सफल आयोजन हो चुका है और लोगों को अब ये उम्मीद है, और खासकर पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को, कि अब उनके लिए कुछ ना कुछ नई राहें खुलेंगी। इसके हवाले से केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई इनपुट आप लोगों को मिला हो या फिर कुछ जानकारी मिली हो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत हुई, तो उनके लिए क्या कुछ खाका आने वाले दिनों में होने वाला है, क्या कहेंगे आप? पर जम्मू कश्मीर के 16 बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, मैं उन सबको बधाई देता हूं। एक दूसरी बात, हेलो जी, आ रही है आवाज? दूसरी बात जो मैं इस G20 की मीटिंग में 2 दिन उपस्थित था, मैं वहां प्रेजेंट था। मैं आज ही आया, मैं श्रीनगर से आज बाई रोड आया हूं और आया हूं नवयुग टनल को क्रॉस करते हुए और नाश्री में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्रॉस करते हुए। तो उसके मायने है कि बदलता हुआ कश्मीर है, कश्मीर बदल रहा है। अब जो जवाहर टनल कभी 64 में बनी थी, अब वो अप्रोच ही रोड आज रेलेवेंट नहीं है। और आप यकीन माने कि इस 2 दिन की मीटिंग में जितनी बातें हुई हैं, जितना जम्मू कश्मीर को लेकर भी और टूरिज्म क्षेत्र को लेकर हुई है, ये इतने अपने आप में प्रॉमिसिंग है कि हम लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर की इसको देख रहे हैं, इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स वहां पर बैठे थे। और उसी में जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं उससे हटकर इस सब चीज को, जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी यहां पर पनपाई गई थी, हर एक को इंटरेस्ट था कॉन्फ्लिक्ट और लोगों को पुश किया जाता है कि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें। ये एक सफल आयोजन लोगों को, जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर घाटी के लोगों को उस एरा से निकालकर भविष्य की तरफ देखने के लिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने यूपीएससी के रिजल्ट की बात करी। यहां पर जो ये भारत का अटूट अंग वाली बात है, भारत की तरफ से शुरू नहीं हुई। भारत ने तो शुरू से यह मौकूफ रखा, भारत सरकार की तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से, कि जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में G20 की मीटिंग्स हुई है, वैसे स्वाभाविक वे में कश्मीर में भी हो रही है। यह पाकिस्तान के स्टूजेस जो यहां पर बैठे हुए हैं और जो उनको उस कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक जो उसका बेनिफिशरीज थे, यहां पर पाकिस्तान के स्टूल लिस्ट आप बोल रहे हैं, उनका जो अजय भारती साहब स्टूजेस हैं, जो स्टूजेस वो हैं जो इसका अपोज कर रहे थे, जो इसका विरोध कर रहे थे। मुझे यहां पर इरफान लोन साहब ने एक बात करी कि नौजवानों को अरेस्ट, इरफान लोन साहब का भी एक इतिहास है। क्या इनको अरेस्ट किया किसी ने? अरेस्ट उनको प्रिकॉशनरी या अगर कहीं हुआ भी होगा, वो उन लोगों को जिनकी तरफ से पीस को थ्रेट हुआ। हमने यहां पर जर्नलिस्ट्स को हथियार लेते हुए देखा, हमने जर्नलिस्ट्स को यहां पर ड्रग्स लेते हुए पकड़े, सरकार ने पकड़े हैं। तो ऐसे हालात में प्रिकॉशनरी मेजर्स
दुनिया भर में लिए जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए तो मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लग रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेलीगेट्स आए और जो स्टेक होल्डर्स आए, उन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्शंस की, खासकर फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड, इको टूरिज्म से रिलेटेड, जो एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड, जो जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल की बात है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि रविंद्र शर्मा जी ने कहा कि जम्मू को मलाल है। वहां पर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोजेक्शंस अपनी दी, वो जो शॉर्ट फिल्म्स उन्होंने प्रेजेंट की, वो देखने लायक थी। कितना बैलेंस्ड 75 न्यू डेस्टिनेशन, न्यू वर्जिन डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है उन सब की तरफ से। वो पूरे यूटी में फैली हुई है, वो कोई सिर्फ जो लिमिटेड है। तो जब जम्मू को लेकर सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि आप वर्सेस मत करिए, लेकिन जम्मू से जुड़े हुए कई सारे लोग जब इस डिबेट में आते हैं, उन्हें हम मधु करते हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है थोड़ा सा मलाल जरूर है। रविंद्र शर्मा साहब इस बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं? आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। देखिए, मैं एक तो बात मुबारकबाद दूंगा कि अजय भारती जी G20 में शामिल हुए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से थे। क्या खुशी होती कि उसमें हमको भी बुलाया जाता। मैं भी इनके थोड़ा देर पहले विधायक रहा, उसी हाउस में रहा, मेरे मित्र है। और बिल्कुल मैं इसको करेक्शन करना चाहता हूं, चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग थे वहां, मैं भी एक नहीं, he should not interrupt. मैंने सिर्फ इसी बात को बोला लिया। रविंद्र शर्मा साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद वक्त दूंगी आपको। हाँ, देखिए रविंद्र जी, मैं दे रहा हूँ, ये फिर भी नाराज करेक्शन करना चाहता था। प्रिविलेज है, मैं दूंगी मौका आपको, एक सेकंड। इनको दावत मिली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी रहे। मैं कांग्रेस का एमएलसी रहा, इसलिए मेरे करता हूँ। दूसरा यह है कि नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब फिल्म बनाएंगे मेरे भाई। दूसरी बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टनल से गुजरते आए, वो नाशरी टनल 80% कांग्रेस ने बनाई, उसका नाम इन्होंने जरूर रखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट के मंत्री थे। और बहुत अच्छी बात है, नाम रख ले, ये किसी भी बड़े नेता का नाम रखे, लेकिन उस टनल को इनिशिएट करना। तो मलाल जम्मू वालों को नहीं, मलाल उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी है जिन्हें इस समिट का हिस्सा नहीं बनाया गया। जैसे कि रविंद्र शर्मा ने अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, जैसे कि अजय भारती साहब पहुंचे, मैं लूंगी आपका जवाब, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अजय भारती साहब, आपका जवाब लेना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। अब ये सवाल उठने लगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर इस समिट में शिरकत करता है तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दूसरे विपक्षी दलों के या फिर दूसरी पार्टियों के राजनेता या लीडर इस समिट में शिरकत करते हैं। जैसे कि रविंद्र शर्मा साहब ने ये सवाल उठाया। हमारे साथ अजय भारती साहब मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। अजय भारती साहब, आपका क्या कुछ रिप्लाई है इस पर? भारतीय जनता पार्टी के नाते मुझको नहीं बुलाया गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी को बुलाया गया होता तो मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो उनको बुलाया गया होता। क्योंकि मैं कश्मीर में कुछ रिवाइवल के कामों में जुटा हुआ हूं, जिसके कारण से मैं एमएलसी भी बना था। उसमें चाहे वो रिलीजियस पिलग्रिमेज हो, आर्कियोलॉजी के साथ, साइट्स के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा होगा कि इनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा, इसके और इनकी रेलेवेंस रहेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि ये हिस्टोरिक इवेंट था, इसलिए रविंद्र शर्मा जी जैसे लोगों को भी इच्छा रही होगी रहने की, लेकिन ये पार्टी के नाते नहीं बुलाया गया था। ये सिंपल। इरफान हफीज लोन साहब, एक तो वो सवाल जिसका जवाब पिछले सेशन में रविंद्र शर्मा जी ने और इसके अलावा दूसरे वक्ताओं ने दिया कि वो लोग जो किसी न किसी शक के घेरे में रहे होंगे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और दूसरी प्रतिक्रिया मैं आपसे ये चाहती हूं कि क्या आप भी ये चाहते थे, जैसे कि रविंद्र शर्मा कह रहे हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी बुलाया जाना चाहिए था, प्रतिनिधियों से मुलाकात कराई जानी चाहिए थी, तो क्या ऐसा होना चाहिए था? देखिए सना जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मूर्ख भी इस बात को समझ सकता है। जब आप यहां पर स्कूल को बंद करते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, अंडरस्टैंड करिएगा, लॉ कहता है कि अगर इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो तब भी इस लिबर्टी को आप कटेल नहीं कर सकते हैं। तो आप कश्मीर में नौजवानों को लाके जेल में डालते हैं और फिर आप कहते हैं कश्मीर नॉर्मल है, कश्मीर सुलझ गया 370 के बाद। आप कहते हैं कश्मीर जो है ये कोई ये मसला ही नहीं है
और अगर है भी कुछ अपना लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिर आप यूरोपियन यूनियन को लाते हैं यहां पर। देखो जी, कश्मीर ठीक है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को लाते हैं उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? आप कल G20 का होता है यहां पर, मोस्ट वेलकम, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा होस्ट, बहुत वेलकम। लेकिन फिर आप G20 को कश्मीर के साथ जोड़ते हैं कि भाई आप अटूट अंग जो है उस पर मोहर लग गई। नहीं, ठीक है, एक सेकंड, ये बात मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। पाकिस्तान की तरफ से 12 मई को ही कोशिशें की जाती रही, शुरुआत कर दी गई थी और एम्बेसीज को ये फैक्स किया गया था कि इस G20 समिट को डिरेल करने की कोशिश की जाए। अगर भारत का पड़ोसी इस तरह से करता है तो भारत को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था हफीज लोन साहब? देखिए साना जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ये यहां पर विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर वो कोई भी बात करे, लेकिन यहां के लोगों की बात करिए ना आप। यहां के लोगों को क्यों बंद किया जा रहा है? आप अगर ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर सुलझ गया, मैं इनको कहता हूं कि एक राज्य को आपने यूटी बनाया, ठीक है, चुनाव नहीं कर रहे। आपका इस पर जवाब चाहूंगी, लेकिन अनिल त्रिगुनायक जी, जैसे कि आप आधा मिनट दे दीजिए, वक्त की कमी है इरफान साहब जी। मैं एक बात देश हित में करना चाहता हूं, मैं एक बात देश हित में करना चाहता हूं। हाँ। वो बात यह है कि यहां पर अगर वाकई ये चाहते हैं, कश्मीरी लोगों को अपनाना चाहते हैं, तो जो यहां पर संविधान के दायरे में संभव है वो हमें दे दीजिए। और जो यहां के लोगों को कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर उनका अपना विधानसभा, पाकिस्तान की हालत क्या है ये भी देखना चाहिए। त्रिगुनायक जी, मैं आपका रुख करूंगी और ये मैं समझना चाहूंगी, जैसे कि सवाल ये उठा कि जैसा कि आपने कहा कि ये मैसेज भी चला गया पूरी दुनिया को और उस पर जवाब ये आया कि कश्मीर अटूट अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, इससे किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और इरफान हफीज लोन साहब ये सवाल उठाते हुए नजर आए कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो पर्यटन का था, अगर ये तमाम मुद्दे इसमें शामिल किए जा रहे हैं तो दुरुस्त नहीं है। आपका क्या कमेंट है इस पर? देखिए मैसेजिंग एक चीज होती है, थोड़ा ना कह रहे हैं कि ये ऐसा है। हम तो जानते हैं कि हमारा हिस्सा है ये वाला पाकिस्तान का, पूरा जितना पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो भी भारत का हिस्सा है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि भारत ने जो बहुत दिन पहले से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो है G20 से संबंधित इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, और उसी के चलते चाहे वो लद्दाख में कोई इवेंट हो रही है, चाहे वो कश्मीर में दिल्ली के अंदर कोई हो रही है, श्रीनगर में या अरुणाचल में हो रही है, तो हम कहीं पे भी करें, तो इसमें दूसरे किसी मुल्क को करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन ये है कि चाइना जाता है सब जगह दूसरे कंट्रीज को, G20 के कंट्रीज को। एक सवाल और आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र अब से कुछ देर पहले हो रहा था कि पाकिस्तान ने कई मिशनों को, एम्बेसीज को ये खत लिखा, ये पत्र लिखा कि डिरेल करने की कोशिश की जाए। आप भी एम्बेसी में रहे हैं, आप भी काम कर चुके हैं, अगर इस तरह का थ्रेट होता है तो किस तरह से देश जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से तैयार रहता है? इस पर कुछ अगर आप कहना चाहें तो। देखिए, सुरक्षा जो हमारे अतिथि जिनको हमने बुलाया है या जो भी लोग बाहर से आए हैं, उनकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। वो चाहे इवेंट श्रीनगर में हो या वो इवेंट बेंगलोर में हो, हर जगह सुरक्षा संबंध जो है उस तरह लिए जाते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की कुछ घटनाएं कभी घट जाती, कुछ दिन पहले पुलिस वालों को मारा गया है जिस तरह, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ असर ना हो। ये तो एक सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी, और ये हर एक सरकार के जमाने में होती है। प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। कश्मीर इज नॉट नॉर्मल। हम भी यही कह रहे हैं कि कश्मीर सामान्य नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। इरफान हफीज लोन डिस्टर्ब करने के लिए मशहूर है, आप करेंगे डिस्टर्ब करने के लिए मशहूर है। ठीक है, अजय भारती साहब, सीधा सवाल इरफान हफीज लोन साहब का ये है कि अगर नॉर्मलसी कश्मीर में है तो इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी क्यों, उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया जो पहले वो मुलविस थे किसी केसेस में, अब नहीं है, अब आसान जिंदगी गुजार रहे हैं और मेन स्ट्रीम में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें क्यों परेशान किया गया, स्कूल क्यों बंद किए गए, ये तमाम सवाल है। गिरफ्तार किया गया, इरफान हफीज लोन को किसी ने गिरफ्तार किया क्या?
इसके जैसे हजारों लोगों को किया क्या? कुछ खास लोगों को मुझे आज बताए, यहां पर मौसम ने येलो और ऑरेंज वार्निंग्स इशू की है इलाकों के हिसाब से, क्या वो कर्ब ऑफ फंडामेंटल राइट्स है? प्रिकॉशनरी मेजर्स को दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। इरफान हफीज लोन साहब, इसको नहीं डिस्टर्ब करोगे आप, आपकी आदत है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी कैसी आदत है आपकी, कभी नहीं सुधरने वाले हो आप, कभी नहीं सुधरने वाले हो भाई मेरे, आप कभी नहीं सुधरने वाले हो, कभी नहीं सुधरने वाले हो। मैं आपके बता रहा हूं कि आप सपा है क्योंकि आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग जो प्रवोक करते हैं, इसके लिए आप सपा है। आप जैसे लोग जिन्होंने कश्मीरी को वर्गलाया, इसके वजह से है। आपने जिन्होंने 1 लाख लोगों को मरवाया, इसकी वजह से है। आप जैसे लोग जिन्होंने स्कूलों को जलवाया, इसकी वजह से है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया आपने, इस वजह से है। आप गलत जानकर आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ अन्याय किया, आपने दलितों के साथ अन्याय किया, इसकी वजह से यहां पर यह सारा हो रहा है। शर्मा साहब, जब बात खड़े कर रहे हैं वैसे भी सवाल उठते हैं, तो वही अजय भारती साहब ने जैसे जवाब दिया उस तरह के जवाब भी आते हैं। मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी कि इस तरह के क्या बयानात से अभी जो सिचुएशन है कश्मीर में वो बहुत बेहतर है 370 हटने के बाद, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। कांग्रेस क्या ये मानती है कि क्योंकि आप लोग तो लगातार इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, इलेक्शन के अलावा और क्या कुछ होना चाहिए जल्द से जल्द कश्मीर में, ताकि कश्मीर की तरक्की आपके मुताबिक बेहतर मानों में हो सके जम्मू कश्मीर? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस इवेंट के साथ जोड़ करके मैं ये टिप्पणी नहीं करूंगा। ये इवेंट को फेल करने के लिए जो सोचाशे पाकिस्तान ने की है उसकी हम मजम्मत करते हैं। हमले भी हुए, सेना पे भी हुए, वो हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज उसको नकारती आई है, उनकी बहादुरी की हम सराहना करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बैठ करके सराहना की है और इसके लिए कि कामयाब रहे, ये हमारा देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन साथ में जिस किस्म की सख्त पाबंदियां जो हुई हैं उसमें भी शक कोई नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक एबनॉर्मल सिचुएशन में जो कदम उठाए गए वो लगता है कि ऑल इज नॉट वेल। अगर चुनाव नहीं हो सकते 5 साल से, फिर इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? आप पंचायत के यूएलबी के चुनाव करते हैं, या तो आप लोग चुनाव नहीं हो रहे, बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं। अजय भारती साहब, ये कांग्रेस भी ये कह रही है कि अगर नॉर्मल तरीके से तमाम चीजें नहीं हो रही हैं तो इससे अंदाजा ये होता है कि एबनॉर्मल सी है जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि कंप्लीट नॉर्मलसी है। हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, टेररिज्म की खात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, अंतर क्या हुआ 2019 के बाद। हमारे यहां जो फॉरेन टूरिस्ट्स का फुटफॉल 1600 तक गिर गया था, जस्ट 16, और लास्ट ईयर यहां पर लगभग 20,000 फॉरेन टूरिस्ट आए। ये चेंज हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बदलाव की तरफ मान रहे हैं। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि हम ये नहीं कहते हैं नॉर्मलसी आई है, नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में लोगों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं? इस तरह के सवाल भी उठे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इरफान हफीज लोन साहब आपका, त्रिगुनायत जी आपका, साथ ही साथ रविंद्र शर्मा साहब आपका और अजय भारती साहब आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH पर तमाम खबरें। नमस्कार।